ठीक है ना। ये एम्पलीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, दैट इज एम्पलीफिकेशन, amplifying action of a transistor. So for today's topic is amplifying action of a transistor. तो ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली में आपके सिलेबस में है एम्पलीफायर, ओके। और ये जो अभी हमारे पास टॉपिक है ये एम्पलीफायर नहीं है फिलहाल जो मैं अभी करवा रहा हूँ। ये है कि एक ट्रांजिस्टर अपने आप में एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिस्टर जो हम लगाएंगे उसका एक एम्पलीफिकेशन फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज इसमें बताने वाले हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लाइक कॉमन एमिटर बेस का मैं पीएनपी जंक्शन बनाऊंगा, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। लेट से ये सिस्टम बन गया मेरे पास, लाइक दिस, ओके। तो ये मेरे पास बन गया एनपीएन, ठीक है जी। तो एनपीएन बन गया है और ये हो गया मेरे पास बेस। सो नाउ देयर आर थ्री थिंग्स, ई, दिस इज बी एंड दिस इज कलेक्टर। अब मैं कॉमन इमिटर बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वायर्स जो जोड़ूंगा कॉमन इमिटर वाली वायर्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरे पास ये बेस, थोड़ा क्लीन कर देंगे इसको अभी हम, ये लो जी, ठीक है, ऐसे हो गया। चलो इसको भी हमने क्लीन कर दिया। तो अब ये मेरे पास इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना है, और ये है क्या, एनपीएन। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव बैटरी लगाऊंगा और ऐसे करके लगाऊंगा बैटरी, और पतली बैटरी लगाऊंगा बिकॉज इट इज फॉरवर्ड बायस, ज्यादा बैटरीज यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो मेरे पास रिवर्स बेसिस वाला सर्किट बनना है, दैट सर्किट विल बी हियर, कलेक्टर के पास में वो सर्किट बनेगा, ठीक है जी। तो ये मेरे पास सिस्टम है, और एनपीएन इसको मुझे रिवर्स बेसिस पे जाना है, और यहाँ पर बैटरी बड़ी वाली लगेगी लाइक दिस। तो ये मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड VCE एंड दिस विल बी कॉल्ड VEB, ठीक है जी। ये मेरे पास सर्किट बन गया, बिल्कुल नॉर्मल सर्किट है, इसमें मैंने कोई चीज नया नहीं बनाया। सो नाउ अब मैं देखता हूं कि क्या इसमें भी कोई एम्पलीफिकेशन हो रही है। चलो जी स्टडी करते हैं इसको, चलो इसको स्टडी करते हैं। अब मैं देखता हूं कि मुझे कितनी पावर मिल रही है। अब यहाँ पे करंट देखते हैं हम, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि करंट यहाँ से मूव कर रहा है, एंड दिस करंट विल बी नोन एज IC। और ये जो करंट है यहाँ से अगर मैं जाएगा तो इसको मैं बोलता हूँ IB, और यहाँ से जो करंट आएगा दैट विल बी कॉल्ड IE। तो IE करंट तो आप छोड़ दो, निग्लेक्ट ही कर दो, क्योंकि सिर्फ एक वायर में है। अगर मैं इनपुट सर्कल की बात करूं तो IB इज द इनपुट करंट, और अगर मैं आउटपुट सर्किट की बात करूं तो IC इज द आउटपुट करंट, ठीक है। और अब यहां पर मैं आप देखता हूं कि पावर आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। तो पावर आउटपुट जो है या पावर इनपुट जो है वो EB हो गया मेरे पास, तो इसको मैंने लिख दिया पावर इनपुट। सो पावर इनपुट विल बी बेसिकली I स्क्वायर R आएगा यहाँ पे। अब करंट यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, इनपुट सर्कल में IB पुट कर रहा है, ठीक है। और यस, ठीक है, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस इनपुट। उसी प्रकार जब मैं पावर आउटपुट की बात करूंगा तो मेरे पास पावर आ जाएगी पावर CE, एंड दिस विल बी पावर आउटपुट। सो इट विल बी रिगार्डेड एज क्या हो जाएगा यहाँ पे IE, सॉरी 2 मिनट, IC स्क्वायर इंटू दी रेजिस्टेंस आउटपुट। तो अब मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे एम्पलीफिकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलो जी तो देखते हैं, दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो आई विल फाइंड दैट IC इज मच लार्जर
देन IC इज मच लार्जर देन IB तो बहुत कम है, IC बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, मेरे पास अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरे पास कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? आउटपुट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा कि इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? देखो बेटा, यहां पर हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया। यहां पर जब मैं बोलूं रेजिस्टेंस तो ये पीएन जंक्शन वाला रेजिस्टेंस होता है जिसको हमने डायनामिक रेजिस्टेंस के नाम पे पढ़ा था। तो ऑब्वियसली जहां पर फॉरवर्ड बायस है वहां पर रेजिस्टेंस कम है, और जहां पर रिवर्स बायस है वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था। तो मेरे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा हो गया कंपैरेटिव टू द इनपुट रेजिस्टेंस। तो दोनों ही चीजें मेरे पास ज्यादा हो जाती हैं कहां पे? आउटपुट पावर में। तो यहां से आई जंप टू दिस कंक्लूजन कि पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन द पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट जो है, जो मुझे मिल रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा बेहतरीन पावर आउटपुट मिल रहा है। और यहां पर कंडीशन ये है कि करंट तो फ्लो करना ही होगा। देखो, अगर मैं इसकी जगह पर, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी जगह पर कुछ इस तरह का सर्किट बनाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लेट से इस तरह से मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया। सोचा जाए तो ये दो सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है, इसको आप गायब भी कर दो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। और अब अगर आप देखोगे, और मैं कहूं कि यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ इसमें रेजिस्टेंस इनपुट में बहुत कम है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये पैरेलल की विशेषता होती है कि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम है, और जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा है। लेकिन हमारे इन ट्रांजिस्टर की वजह से हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी ब्रांच में करंट भी ज्यादा पहुंचा दिया हमने धक्के से। यहां पर तो हमने अपने आप ही बोला कि यार चलो यहाँ पे बैटरी लगा दो, एक बैटरी यहाँ लगा दो, एक बैटरी यहाँ लगा दो, अब अपने आप करंट को सेट होने दो। तो करंट अगर अपने आप सेट होगा तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम है उसमें ज्यादा होगा, और जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम करंट होगा। देयर इज नो डाउट इन दिस। ये वाला तो बड़ा सिंपल है। लेकिन मैंने ट्रांजिस्टर की मदद से एक ऐसा ही सिस्टम बना दिया है जिसके कारण जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसी में करंट की वैल्यू वो भी मल्टीट्यूड ज्यादा हो गई। तो ये है ट्रांजिस्टर का एक्चुअल फंक्शनिंग, जो कि मैजिकल फंक्शनिंग है, जिसके कारण ट्रांजिस्टर्स हैव बिकम सो इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड के सारी चीजें ट्रांजिस्टर से वर्क करती हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है, हमने उसमें इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से डाल दिए, करंट अपने आप ही इंक्रीज हो गया, तो मुझे पावर आउटपुट बहुत जबरदस्त मिला। सो दिस इज द एम्पलीफाइंग एक्शन ऑफ द ट्रांजिस्टर, बट दिस इज स्टिल नॉट एम्पलीफायर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पलीफायर। Amplifier with NPN transistor। एनपीएन ट्रांजिस्टर हर जगह पर यूज हो रहा है, पीएनपी नहीं यूज हो रहा। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एनपीएन में बोल दूंगा तो आपको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए वहां चले गए, आपको समझ में आएगा। पीएनपी अगर मैं बना दूंगा तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर होल मूव करना होगा। तो इसलिए हम एनपीएन यूज करते हैं, अदरवाइज कोई खास बात नहीं है। एनपीएन यूज करना है एनपीएन करो प्रैक्टिकली, पीएनपीएन करना है तो पीएनपी करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम दैट। चलो जी, तो अब मेरे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट इज एन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर लिखेंगे, एम्पलीफायर इज अ सर्किट ठीक है ना, ऑब्वियसली इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ at least one ट्रांजिस्टर। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें ये मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो एम्पलीफिकेशन करके दिखाएगा, और उसमें देखना कि वहां पर दो ट्रांजिस्टर लगाकर भी सर्किट बनाएंगे। लेकिन दो ट्रांजिस्टर हमारी बुक्स में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर का फंक्शन पढ़ना है। बट एग्जांपल देख लेना। नाउ कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ट्रांजिस्टर व्हिच इज यूज्ड for increasing the voltage, current or power
ऑफ ऑल्टरनेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डेफिनेशन के जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उसको समझो। सबसे पहली बात तो एम्पलीफायर हम उस सर्किट को कहेंगे जिसमें कम से कम एक ट्रांजिस्टर लगा होना चाहिए। दूसरी चीज, वो आपके इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, चाहे वो करंट हो, वोल्टेज हो, पावर हो, किसी भी टर्म्स में आप बात कर लो, लेकिन एम्पलीफिकेशन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर करंट कुछ और है, वहां पर एकदम से 10 टाइम्स हो गया करंट, इस तरह की कोई चीज होगी। तीसरी कंडीशन जो यहाँ पर आपके पास लगी है वो लगी है ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के एंड में आती है इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन निगलेक्ट नहीं करना। ऑल्टरनेटिंग फॉर्म मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि डीसी आउटपुट इनपुट तो मुझे यहीं पर ही एम्पलीफाई हो गया। ये सारे का सारा डीसी इनपुट आउटपुट है, डीसी इनपुट डीसी आउटपुट, लेकिन है एम्पलीफाइड। लेकिन यहां पर मैं अब ऑल्टरनेटिंग करंट में ये एम्पलीफायर बनाना चाहता हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट होगा और ऑल्टरनेटिंग करंट ही मेरे पास आउटपुट होगा। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, इनपुट विल बी alternating current and output will also be alternating। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस जो कि मैंने ऊपर करवाया और नीचे करवाया, इसमें और कोई अंतर नहीं है। तो अब हमारे पास होगा क्या, ये हम इसको हम करेंगे कैसे? तो सिंपल बात है, इसका सर्किट बनेगा दैट विल बी सिमिलर टू जो हमने अभी ऊपर यूज किया। यहाँ पे ये वाला जो सर्किट हमने यूज किया बिल्कुल इसके सिमिलर हमारे पास एक सर्किट बनेगा। तो मैं इसी सर्किट को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। मैं जब ये कॉपी करता हूँ ना चीजें, तो इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं कॉपी जानबूझ के कॉपी कर रहा हूँ। इसके दो रीजन है, पहली बात तो मेरे को इजी हो जाता है, और दूसरी चीज ये कि आपको भी पता चल जाएगा भाई ये टिपिकल सेम है। अभी वरुण सर ने सिर्फ कहा ही नहीं है कि टिपिकल सेम है, ये एक्चुअली में टिपिकल सेम है, मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ रख दिया, इट्स टिपिकली सेम। चलो, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ड्राइंग में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये इसके तो कोई फर्क नहीं है, थोड़ा अच्छी ड्राइंग बना देंगे अपन, ठीक है? और ये डीसी नहीं रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कलेक्टर बैटरी लगानी पड़ेगी। तो एक तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ रजिस्टर, जिसका नाम रखा मैंने RL लोड रजिस्टर, और यहां पर मेरे पास आ गई बैटरी। इज इट ओके? सिंपल बात है, एक बैटरी मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर RL रख दिया, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ये जो सर्किट है वो मेरे पास अभी भी रिवर्स बायस्ड है, ये वाला सर्किट मेरे पास अभी भी फॉरवर्ड बायस है। इस सर्किट को मैं अभी भी इनपुट सर्कल कहूंगा, इसको मैं अभी भी आउटपुट सर्किट कहूंगा। देयर इज नो डिफरेंस। तो एम्पलीफिकेशन तो अभी भी हो ही रहा है मेरे पास, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट को बीच में घुसेड़ना है इसके अंदर और मैं आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो इसमें माइनर चेंजेस जो मेरे पास हो रहे हैं वो क्या है? पहला माइनर चेंज जो है वो मुझे यहाँ पर, तो मैं आउटपुट लेने वाला ये वाले लाइन पे और ये वाले लाइन पे। बेसिकली RL के अक्रॉस मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसको मैंने बोल दिया आउटपुट। ये है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जहां पर मुझे सारे चीजें मिल रही हैं। और इनपुट वोल्टेज पहले डीसी जो एसी जो सोर्स है वो मैं कहां पर ऐड कर रहा हूं वो आप देख लो। मैंने यहां पर एक डीसी सोर्स जो है, लेट मी यूज ग्रीन कलर फॉर दिस। ये लो जी, ये मेरे पास एसी इनपुट मैंने यहां पर बना दिया, ये एसी इनपुट है। अब वीईबी जो था वो भी यहीं पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वीईबी नहीं लगा हुआ, इट इज स्टिल देयर, ठीक है ना? बट आई विल कॉल इट वीबी नाउ। वीबी मतलब बेस, तो ये इसको मैं वीबीई नहीं लिख रहा हूं,
उसका रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि उसमें तो एसी इनपुट भी इंक्लूड होगी ना वोल्टेज, तो वी हैव टू नेम इट समथिंग डिफरेंट। तो मैंने इसका नाम रख दिया वीबी, और इस वोल्टेज का नाम मैंने रख दिया फिलहाल वीसी, के मतलब ये कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया कि कलेक्टर को मुझे यहाँ पे रिवर्स बेसिस करना था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इसको बोल दिया वीसी। अब आपकी बुक में ये वीसीसी है और ये वीबीबी है, यू कैन कॉल इट वीबी एंड वीसी ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर आउटपुट और इनपुट मेरे पास मिल रहा है, अब इसमें देखो आउटपुट वोल्टेज को मैं बोलूंगा वीसीई। अब आप देखो ये आउटपुट नहीं है क्या, ये रहा सी और ये रहा ई, तो वीसीई इसको मैंने टोटल आउटपुट बोल दिया। और इनपुट मेरा यहाँ पर जो आएगा वो कैसे आएगा, अब आप ये देख लो, वो भी मैं इसको रखता हूं ऐसे। तो ये जो मेरी टोटल वोल्टेज बनेगी, जिसमें मेरे पास डीसी करंट है और मेरे पास एसी इनपुट है, ये दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा, तो इस वोल्टेज को मैं नाम रखूंगा ईबी, जैसे कि मैंने पहले रखा था। तो इसको मैंने वीबीबी बना दिया और इसको वीईबी बना दिया। तो आपके लिए आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन पहले था वो वीईबी और वीसीई का है। अब तो मैंने वोल्टेज आपको बोला कि वोल्टेज बहुत ज्यादा एनहांस हो गई यहाँ पे, यहाँ पर, ठीक है ना, वोल्टेज भी एनहांस हो गई कह लो, या फिर पावर एनहांस हो गई, तो ये वो वाला रिलेशन यहाँ पर बनेगा। चलो जी, अब इसको हम आगे देखते हैं। ये रहा मेरे पास एसी इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल कैसा है, अब इसको ड्रॉ करेंगे। सिंपल इनपुट सिग्नल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, छोटा सा। लेकिन जब हमें आउटपुट मिलेगा तो इसका आउटपुट हमें कैसा मिलता है वो भी आप देख लो। आउटपुट हमें मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। नीचे की तरफ ये, तो ये नेगेटिव पहले आएगा और पॉजिटिव बाद में आएगा। ये आपके पास बन जाएगा आउटपुट सिग्नल और ये बनेगा आपका इनपुट सिग्नल। तो यू कैन कंपेयर इनपुट एंड आउटपुट हियर, ये एसी आउटपुट है। पहली बात तो ये दोनों जो चीजें हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज वाली चीजें हैं, ठीक है ना, जहां पर जब वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, फ्रीक्वेंसी दोनों की बिल्कुल टिपिकली सेम हमें मिल रही है। तो ये अब हम देखते हैं इनकी वर्किंग को कि व्हाई दीज थिंग्स आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ। चलो जी, तो अब मैं यहां से इसकी वर्किंग स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो वर्किंग में अब क्या होगा, देखो अब मैंने जब यहां पर इनपुट लगाया वीबीई, बिल्कुल नॉर्मल मेरे पास वर्किंग है, तो मैं जंक्शन लॉ यूज करूंगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले, वी नो दैट आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और ये कॉमन इमिटर बेस, कॉमन इमिटर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था आई बी हमारे पास बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो आई बी लो होता है, तो आई बी को तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी लेस, and IE is approximately equal to IC, although IE is more than IC because IE is equal to IB plus IC होता है ना, तो IB is not negative anyways, तो IE is definitely more than IC but still it is approximately equal। तो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए हम इनको इक्वल मान के चल सकते हैं, तो वो मेरे पास यहाँ पर बन रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने AC सिग्नल का इनपुट दिया, तो अब देखो, अब VBB के कारण मेरी पहले से इनपुट सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बायस है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज ऑफ वोल्टेज VB द इनपुट सर्किट इज ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस्ड। क्योंकि अब आप देखो कि अगर मैं एसी अकेला एसी इनपुट फीड करता तो हाफ साइकिल के लिए होता, और हाफ साइकिल के लिए मेरा जो इनपुट है, जो इमिटर वाला सर्किट है, वो रिवर्स बायस हो जाता और सारे का सारा काम खराब हो जाता हमारे लिए। क्योंकि ये वाला जो इनपुट सर्किट है इट हैज टू बी फॉरवर्ड बायस, ये ट्रांजिस्टर की कंडीशन है, तो हमें इसको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है। तो मुझे वीबीबी इतनी लगानी पड़ेगी कि एसी इनपुट कभी भी उसको नेगेटिव ना कर पाए, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव साइकिल में ही घूमे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड द इनपुट सर्किट विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा जा सकता है VEB इज इक्वल टू
VBB plus AC which is ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। अब ये मेरे पास ऑलवेज फॉरवर्ड बायस हो गया और एसी ने उसकी करंट की वेरिएशन कर दी, लेकिन रहा तो डीसी ही ना, रहा तो पॉजिटिव ही, लेकिन करंट की वेरिएशन हो गई। एसी इनपुट will vary the input circuit, input signal, but it will, but not it, but the VC, VB, VBE will never be नेगेटिव। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है तो इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। तो ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस। तो ये तो इनपुट हो गया। तो अब फॉरवर्ड बायस है तो मुझे इस में बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि मेरा आउटपुट क्या होगा। सिंपल बात है, मेरे पास आउटपुट आईसी आएगा, उसकी वर्किंग मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आईसी मेरे पास जो करंट होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। आईसी विल बी इक्वल टू आई। और अगर मैं इसके अल्फा और बीटा की अगर मैं बात करूं, बीटा जो कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था, मैंने आपको कल करवाया था बीटा, तो उस केस में अगर देखें तो करंट आईसी विल बी मच मोर देन द इनपुट करंट विच इज आईबी। तो वो हम सारा चीजें कर चुके हैं। तो आईसी मेरे पास एक बहुत भयंकर मिल चुका। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। ये वाली बैटरी तो मुझे लगानी पड़ेगी ना एनीवेज। तो मेरे आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है वो मेरे पास जो टोटल वोल्टेज आ रही है, नाउ व्हाट इज दैट, वोल्टेज आउटपुट या फिर वोल्टेज सीई, दैट कैन बी रिटन एज वीसीसी माइनस करंट आई, आईसी इंटू आरएल, आईसी इंटू आरएल। तो ये आपके पास बन गया। देखो अब ये वाला इसकी जो वोल्टेज है, देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। ये मैंने यहाँ पर वो टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि करंट जा रहा है और करंट जा भी वोल्ट बैटरी की डायरेक्शन में ही रहा है। तो ऐसे केस में टर्मिनल वोल्टेज होती है, व्हाट इज दैट, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी माइनस आई आर। तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया सिंपल फॉर्मूला। तो ये मुझे मिल गया मेरा आउटपुट। अब इसको स्टडी करेंगे हम। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास एक है वीसीसी। तो वीसीसी जो टर्म है, ये वाली टर्म तो मेरे पास एक तरह से कांस्टेंट हो गया, वीसीसी टर्म। तो वीसीसी तो कांस्टेंट हो गया कि जो आपने बैटरी भाई यहाँ पर लगाई थी इसको तो कोई वेरी नहीं ना कर सकता। आरएल भी मेरा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ आईसी मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है। तो आईसी इज वेरिएबल, आरएल इज ऑल्सो कांस्टेंट, मतलब इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट डज नॉट चेंज। तो अब मैं इसको अच्छे से स्टडी करूंगा कि क्या होगा। अब मेरे आईसी का क्या आउटपुट मिलने वाला है मुझे, मैं ये देखने वाला हूं। अब इसमें मैंने आईसी के सारे ग्राफ बनाए हुए हैं, सब मैंने देखा हुआ है। तो पहले मैंने ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि आईसी डज नॉट डिपेंड ऑन दी बैटरी वोल्टेज, वीसीसी। वीसीसी को जितना वेरी कर लो, इसको आपने कांस्टेंट करके ग्राफ बनाया था हमने। तो जस्ट एज ए रिमाइंडर, आपका जो ग्राफ आया था वो ये वाला ग्राफ था बेटा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा करके लाइन थी और मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से बन रहा था, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास था करंट आईसी और यहां पर थी वोल्टेज जो कि मेरे आउटपुट में वोल्टेज बनी हुई है। और कंडीशन क्या थी कि जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज कांस्टेंट, ये हमारी कंडीशन थी और ये वाला ग्राफ बना था। तो यहां से हमें क्लियर है कि मेरा जो आईसी है वो बिल्कुल इस बैटरी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये वाली बैटरी आपने कितनी बड़ी लगाई है या कितनी मोटी लगाई है, मुझे उसका कोई कोई लाभ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इसका फर्क कहां पड़ रहा है, मैंने आपको कहा था कि ये बैटरी आपकी एम्पलीफिकेशन में कोई योगदान नहीं देती, लेकिन एम्पलीफायर में देती है। तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूं कि कैसे देती है, वो यहां पर देती है। अब देखो आईसी करंट जो मेरे पास आया, जैसे जैसे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया,
तो जितना फॉरवर्ड बेसिस में करंट जाना था, ये करंट उतना ही आपको हाई लेवल का मिलना था। तो जब इसके फर्स्ट हाफ साइकिल में बोलते हैं, चलो इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में आईसी विल बी वेरी हाई, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, तो इनपुट वोल्टेज इज हाई, ठीक है ना, दोनों को ऐड करना पड़ा, तो इनपुट वोल्टेज हाई हो गया, देयर बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड बेसिस, फॉरवर्ड बेसिस और ज्यादा जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हुआ, एंड सो द आईसी करंट विल इंक्रीज। तो आईसी आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम सेकंड साइकिल में, सेकंड negative half cycle. So now what is happening, अब क्या होगा, नेगेटिव हाफ है तो मेरी जो फॉरवर्ड बायस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। द फॉरवर्ड बायस फॉर इनपुट सर्किट reduces and so, लेकिन रहा तो फॉरवर्ड बायस ही ना, तो आईसी आपके पास करंट तो फ्लो करेगा ही बहुत अच्छे तरीके में, उसमें कोई डाउट नहीं है, कंपैरेटिवली उसका मैग्नीट्यूड काफी कम हो जाएगा। सो आईसी विल नाउ रिड्यूस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड बायस के हिसाब से, फॉरवर्ड बायस कम आईसी भी कम। अब मैं जब इसके आउटपुट को देखूंगा कि मेरे पास यहां पर आउटपुट क्या आ रहा है, सो द आउटपुट जो वीओ है, अब आप सोच के देखो कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो आईसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ आई नॉट। तो आई नॉट अगर इंक्रीज होगा तो ये वाली, सॉरी आईसी, तो आईसी अगर आपके पास इंक्रीज होगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो वीसीसी में से ज्यादा वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो वीओ जो होगा वो आपके पास बहुत लेस होगा या फिर नेगेटिव होगा। और अगर आपके पास आईसी की वैल्यू कम होगी तो माइनस होने वाली चीज कम हो जाएगी, जिसके कारण आपके पास आउटपुट ज्यादा होगा, मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज आने वाली है, ठीक है ना। सो आउटपुट वोल्टेज भी नहीं, आउटपुट करंट, सॉरी वोल्टेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, will be minimum when IC is maximum and वाइस वर्सा लिख के छोड़ दिया मैंने कि अगर आईसी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज मिनिमम हो जाएगी और उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर मेरे पास ये पॉजिटिव साइकिल था, तो यहां पर मेरे पास हाई क्लास नेगेटिव बना, और जब यहां पर नेगेटिव था तो हाई क्लास पॉजिटिव बना। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन वीसी। देखो अब देखो आप, जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि वीसी से आपकी एम्पलीफिकेशन के कोई लेना देना नहीं है, इसका करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, आईसी करंट डज नॉट डिपेंड ऑन वीसीसी। मैंने आपको ये बात पहले से कही थी और उस वक्त मैंने आपको तब भी ये भी कहा था कि एम्पलीफायर में गड़बड़ होगी, तो ये रही आपके सामने गड़बड़। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीसीसी। तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ऑल्सो the output voltage is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीसीसी, ठीक है ना, बस। और पहले क्या था, करंट वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस, और यहां पर मैं लिखता हूं आईसी स्टिल डज नॉट डिपेंड अपॉन वीसीसी। इस बात को आपने
नोट करके रखना है भाई, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जनता कंफ्यूज हो जाती है भी एम्पलीफिकेशन हुआ क्यों। अब इस बात को समझो। अब आप कहोगे यार मैं तो उससे भी बड़ा एम्पलीफायर लाया हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में लगा दिया उससे भी बड़ा एम्पलीफायर। तो उसका बेसिकली मतलब क्या है कि अब आपका एम्पलीफायर और भी बड़ा है, क्योंकि उसमें बैटरी और भी ज्यादा बड़ी डीसी बैटरी लगी हुई है। तो यहां से आपने छोटा सा इनपुट सिग्नल दिया और यहां पर मिला। इसका मतलब ये भी है बेटा कि एसी इनपुट का मतलब ये नहीं कि आपने एक्चुअल में आपने जो आपकी करंट की जो वायर है वो आपने लगाई है और यहां पर आपको वही वाला करंट मिल रहा है जो आपकी वायर में आ रहा है। नो, नॉट एट ऑल। ये वो करंट नहीं है जो 220 वोल्ट की मेरे पास आ रही है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। नॉट नेसेसरली। ये मेरे मोबाइल फोन वाला भी है, ये मेरे मोबाइल का स्पीकर, कार का स्पीकर, ये किसी मर्जी का स्पीकर हो सकता है, टीवी का स्पीकर हो सकता है। और इनपुट सिग्नल इसमें कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यही हो। एसी इनपुट कहने का अर्थ ये है कि चलो हमने सिंपल रखने के लिए आपको सिंपली समझाने के लिए बता दिया। अब जब मैं मोबाइल पे बात करता हूं या मैं अपने माइक में बोलता हूं, जब मैं बोलूंगा तो एक बड़ा ही वियर्ड इनपुट उसमें जाएगा, और जैसा भी वियर्ड इनपुट जाएगा उसको वैसा ही आउटपुट वहां पर मिलेगा। ठीक है, उसी इसीलिए जब मैं माइक में कुछ बोलूंगा तो आपके पास जो आवाज पहुंचेगी वो बिल्कुल सेम पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, या फिर आपका एम्पलीफायर बोल देगा कि ये वाली आवाज तो एम्पलीफाई नहीं हो सकती, ऐसे नहीं होगा। तो ये इसकी जगह पर अगर मैं कल कोई और वियर्ड इनपुट देता हूं, लेटर से ये इनपुट दे दिया मैंने, अगर ये वाला इनपुट भी मैंने आपको दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आउटपुट मुझे दूसरी जगह पे मिल जाएगा। और मेरे ट्रांसड्यूसर्स ये वो जो भी आपके मोबाइल के अंदर चीजें लगी हैं वो इसी सिग्नल को बाद में पकड़ लेते हैं और फिर वो एडिट कर देते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें होती हैं, उनको एडिट कर दो और आपका पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ और आपको पूरी की पूरी आवाज जो है बिल्कुल उसी तरीके में मिल जाएगी जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मिलेगी हायर वॉल्यूम पे, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा और पिच उसकी सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी हो जाएगी आवाज, ऐसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि मेरी पिच सेम है, मेरी फ्रीक्वेंसी सेम है। वो बोलते बोलते पतली सी नहीं हो जाएगी आवाज एकदम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। यू कैन सी देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लो बेटा, सो विद दिस आपका पूरे का पूरा जो एम्पलीफायर है ये आपको मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो एम्पलीफिकेशन हुआ है इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, parameters on which we decide पैरामीटर्स। बस आज हम एम्पलीफायर ही करेंगे आई बिलीव, ठीक है ना। 20 मिनट्स आर रिमेनिंग और सिर्फ एम्पलीफायर ही होगा। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम गेट्स कंप्लीट कर देंगे, विच इज़ वेरी इजी एंड वेरी फनी टॉपिक, मजा आने वाला है उस टॉपिक में। चलो जी, तो अब सबसे पहले मेरे पास आ गया करंट गेन। करंट गेन तो इसको मैं बोलता हूं एसी करंट गेन। AC current gain, and beta AC will be given by small change in the collector current divided by the small change in the base current when voltage of CE is kept constant। मतलब आउटपुट कांस्टेंट आपने रख दिया, वोल्टेज में आपने कोई चेंजेस नहीं किया आउटपुट में, और जो उसकी चेंज वैल्यू जो है आपने वो देखनी है। तो इसको एसी क्यों बोला? क्योंकि भाई एक बार आपकी पॉजिटिव जा रही है, दूसरी दूसरी जगह पे कैसे जाएगी, तो इसको एसी बोल दिया, चेंज इन वैल्यू को। सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया डीसी करंट गेन। अब इसमें मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के सिग्नेचर को मैं छोड़ दूंगा, तो मैं यहां पर लिख दूंगा बीटा डीसी विल बी इक्वल टू आईसी डिवाइडेड बाय आईबी। इसमें बस एक ही फंक्शन है, चेंज है, कि चेंज ही इसने हटा दिया, वी आर नॉट कंसिडरिंग चेंज, दैट इज द थिंग। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गई आपके पास, ठीक है। नाउ थर्ड, एसी वोल्टेज गेन। एसी वोल्टेज गेन, तो यहां पर अब
ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिटन बाय AV is equal to change in the voltage CE divided by change in the voltage of PE। अब आप देखो, अब यहाँ पर VCE और VBE है, तो ये बेसिकली है क्या, टोटल है। अब ये VBE ये रहा, EB लिख लो या BE लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये रहा। तो ये बैटरी और AC इनपुट आउटपुट उनको इकट्ठे लेगा, और VCE एक्चुअली में आपका ये वाला आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंप्लीट आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। और इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि VBE इनपुट, इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन दी करंट इन IB मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस इनपुट। उसी प्रकार जो मेरे पास वोल्टेज आउटपुट है, इसको मैं लिख सकता हूं VCE को, इसको मैं लिख सकता हूं जो भी मेरे पास करंट में चेंजेस IC में, और रेजिस्टेंस आउटपुट। अब देखो आउटपुट वाला जो ये वाला जो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है ना, टोटल ये दूसरा रेजिस्टेंस है, इसमें RL इंक्लूडेड नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये बात को याद रखना, इसमें RL इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये आ गया। अब ये दोनों के दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों की रेशियो ले ली, AV फाइंड कर लिया। सो AV विल बी VCE into आउटपुट डिवाइडेड बाय R इनपुट, ठीक है। तो डेल्टा IC VB इसको मैं बोल सकता हूँ बीटा AC, ठीक है। तो दिस विल बी बीटा AC एंड दिस इज कॉल्ड AR। तो ये जो बीटा है ना, इसको AI भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड AI, कैपिटल AI भी लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेम टू सेम सा फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, AV इज इक्वल टू AI इंटू AR, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला। तो इसका क्या मतलब हुआ, चेंज इन दी वोल्टेज, एम्प्लीफिकेशन इन वोल्टेज इज इक्वल टू दी AC करंट गेन, दी एम्प्लीकेशन इन AC करंट एंड दी इंक्रीज इन दी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ आपका फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेसिस का, वो वाला भी। तो ये दोनों के दोनों चीजें आपके पास आ गई। सो दिस इज इट मींस AC पावर गेन AC पावर गेन, सॉरी ये पावर नहीं है, वोल्टेज गेन है। एंड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस गेन हो गया आपके पास। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज पावर गेन। तो AC पावर गेन, अब ये तो ऑब्वियसली चेंज इन द पावर आउटपुट और चेंज इन दिस, तो इसको इन्होंने लिखा है, इसके लिए कोई हमने सिंबल नहीं यूज किया हुआ, AC पावर गेन। तो AP बना देता हूँ, वैसे इट इज नॉट रिटन इन द बुक, अपनी तरफ से आप देख लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। तो आउटपुट में कितना हो जाएगा, चेंज इन जो IC करंट हुआ उसकी स्क्वायर इनटू द R आउटपुट डिवाइडेड बाय डेल्टा IB की स्क्वायर इनटू द R इनपुट। तो ये आपके पास आ गया AI की स्क्वायर इंटू AR, AI स्क्वायर इंटू AR। लो तो ये आपके पास हो गया पावर एम्प्लीफिकेशन, और ये है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। अब आप सोच के देखो कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट किया व्हाट इज सेमीकंडक्टर,
उसके होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से हमने स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट करते हुए किधर आ गए और आज एम्पलीफायर बना लिया। कभी उस वक्त आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार इस छोटी सी डायोड जो सर बता रहे हैं उससे हम इतनी अच्छी चीज बना लेंगे। तो अब मेरे पास बन गया एम्पलीफायर और मैं अब ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर बैठा बोल रहा हूँ और ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपके स्पीकर से आपको आवाज आ रही है, तो एक्चुअली में ये मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास। मेरी आवाज पहले यहाँ पर एक जो मेरा सिस्टम बना हुआ है उसने उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, जो कि ये वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल है। इस टाइप के इलेक्ट्रिक सिग्नल का इनपुट क्रिएट किया। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब मेरे लैपटॉप के अंदर गया तो उसको हमने वाईफाई के थ्रू, मतलब आपके सिस्टम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रांसफर हुई यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो हम कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फिर वो जाकर आपके लैपटॉप तक या मोबाइल तक पहुंची। फिर आपके लैपटॉप मोबाइल का जो सिस्टम है उसने इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को, तो ईएम वेव आया, उसको पकड़ के इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस एक स्पीकर में डाल के उसको एम्पलीफाई करवा दिया और अब आपके पास मेरी आवाज पहुंच गई। आपने वो चीज सुन ली कि जो वरुण सर ने बोला, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी चीज। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन ऑल अवर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। अब जो बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जाएगा उसको यही सब चीजें करनी है, ये जीवन है उनका। मैं डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये एक्चुअली उनका जीवन है। चलो जी, तो फेज रिलेशन तो आपको पता चल ही गया है। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, चलो मैं लिख देता हूं, वैसे कुछ भी नहीं लिखने की रिक्वायरमेंट है इसमें। ये याद रखना ये आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, नॉट 180 डिग्री। चलो जी, तो अब ये बेटा आपका सारा काम हो गया है, ठीक है। और आपकी बुक में दो तीन चीजें और दे रखी हैं, एक स्विच दे रखा है और एक एलसी ऑसिलेटर दे रखा है। वो हमें नहीं करना, ना एलसी ऑसिलेटर ना स्विच, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर ही करना है। तो वी हैव कंप्लीटेड एम्पलीफायर टुडे एंड कल हम जो आपके गेट्स होते हैं वो हम सारे के सारे रियलाइज करवाएंगे आपको। और फिर देखते हैं, बेटा कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ। हाँ, डन। Yes, sir. Yes, sir. वेट अ मिनट।